गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो कैरियर्स में। आज एक स्पेशल टॉपिक है, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल खास हो सकता है, क्योंकि मैंने जो टॉपिक चुना है वो है नरेशन। नरेशन इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन अब आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम आपको पढ़ा देंगे। और अगर आपने अच्छे से तीनों वीडियो को देख लिया तो नरेशन से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी, यानी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले नरेशन के कुछ पार्ट से उससे हम आपका परिचय कराते हैं, इसके बाद पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इसकी उत्पत्ति या नरेशन शब्द का जो निर्माण हुआ है वो नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द एक वर्ब है, इसी से नरेशन का निर्माण किया गया है। और इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ कहना होता है। इसको नरेशन को 2 भागों में बांटा गया। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसके बाद हम इनडायरेक्ट स्पीच को समझेंगे। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर की भाषा में एक्सप्रेस करे तो कथन डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता, यानी सुनने वाला, किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को, जो बोल रहा है, स्पीकर मीन्स बोलने वाला, वो जो कुछ कह रहा है उसके बातों को उसके ही भाषा में, उसके ही शब्दों में अगर सीधे सीधे वो अभिव्यक्त कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वही इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब श्रोता जो ऑडियंस है, मान लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ स्पीकर हो गया। अब जो मैं कह रहा हूं इसी शब्दों को आप अपने शब्दों में अगर अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो किस में हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। अगर आप हूबहू जो भी कह रहा हूं सीधे सीधे हमारे शब्दों में अगर आप किसी दूसरे से बताते हैं, मेरे ही शब्दों को लेकर आपने कुछ अलग से नहीं जोड़ा है, तो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जब हमारे बातों को आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में जोड़ लेंगे, फिर बताएंगे, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स किए गए। पहला है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। इसको कुछ किताबों में रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट भी कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू, ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच है। इसके 2 भाग जैसे मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। मोहन सेड टू सोहन, ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आई हेल्प यू जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब हम देखते हैं जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके कितने भाग होते हैं। मोहन क्या है? स्पीकर है। सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है।
और जो सोहन लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस का सोहन ऑब्जेक्ट है। अब बात हम ये करते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या हमेशा हमेशा आरंभ में ही होता है? बिल्कुल नहीं, ये आरंभ में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और वाक्य के अंत में भी हो सकता है। देखिए आप, I said I write a letter। I said, यहाँ जो I said ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाक्य के आरंभ में लिखा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में let us go for a walk he said, इसमें क्या है? इस सेंटेंस में लास्ट में ही said यानी रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ लिखा हुआ है? वाक्य के अंत में लिखा हुआ है। तीसरे में देखते हैं, मोहन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, she said to me because you are my neighbor। इस सेंटेंस में तीसरे वाले में she said to me ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाक्य के बीच में लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कोई जरूरी नहीं कि वाक्य के आरंभ में ही हो, ये बीच में हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। अब हमें यह जानना आवश्यक है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत या इन्वर्टेड कामा के भीतर किस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे और उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। वो कैसा सेंटेंस हो सकता है? असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। इसके अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस आएगा। आई वेंट देयर, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट गो देयर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू रीड इंग्लिश, ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और इस प्रकार के भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें आएंगे। व्हेन डू यू कम, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, इसको भी हमें चेंज करने के लिए सीखना पड़ेगा। फिर आएगा इंपरेटिव सेंटेंस, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। डोंट स्टैंड अप, मत खड़े हो, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, और लास्ट में क्या हो सकता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एलस आई एम रूइंड। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें हमें बारी बारी से सीखना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा रूल हमें अप्लाई करना है और उसे हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो इसे हम आइए डिस्कस करते हैं। तो आपने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे और हमें उन्हें चेंज करना पड़ेगा। अब हम उन्हें चेंज करने के लिए जनरल रूल्स को लागू करेंगे, फॉलो करेंगे। जनरल रूल्स क्या होता है? जनरल रूल्स वह रूल्स होता है जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन्स, दूसरा है चेंज ऑफ टेंसेस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत क्या सीखेंगे? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, उन्हें हमें किस प्रकार से चेंज करना है, ये पहले चेंज ऑफ पर्सन के अंतर्गत हम सीखेंगे। और इन्हें हमें चेंज करने के लिए क्या करना होता है? एक फार्मूला फॉलो करना होता है। फार्मूला लिखा हुआ है SON, सन अपॉन 1 2 3। अब सन अपॉन 1 2 3 क्या है, इसे हमें समझना है। ये जो सन है ऑब्जेक्ट, O फॉर होता है ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। अब हम आते हैं कि 1 2 3 क्या है। 1 है, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, इसके अंतर्गत आई, मी, माई और माइन आएगा। दूसरा वी, अस, आवर, आवर्स, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ये सब आते हैं। सेकंड पे आप देखेंगे ये सेकंड पर्सन को दर्शाता है। सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू, योर और योर्स आएगा। और थर्ड पर्सन का मतलब शेष इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ करके जितने भी और पर्सन आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे। नरेशन के अंतर्गत
चेंज ऑफ पर्सन को हमें समझने से पहले पर्सनल प्रोनाउन को समझना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं समझ पाए, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम टेबल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव है, दूसरा पजेसिव प्रोनाउंस है। अब आप देखते हैं इस कॉलम में आपने देखा होगा यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड पर्सन लिखा हुआ है और यहाँ थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। आई और वी ये सारे के सारे प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस और नॉमिनेटिव केस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सेकंड पर्सन हैं। फिर आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में आपने देखा ही है, सी है, दे है, इट है और इसके इधर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इधर इसके पजेसिव केस हैं। तो हमें ये दोनों को विशेष तौर से ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आते हैं और सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आते हैं। अगर हमें फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउंस आते हैं नहीं पता है तो दिक्कत है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत प्रोनाउन आते हैं नहीं पता है तो भी दिक्कत है। थर्ड पर्सन तो चलो कोई चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए। आपके सुविधा के लिए मैंने इसे हिंदी में भी लिख दिया है कि इसकी मीनिंग कितनी कितनी होती हैं। आपको ये जान करके हैरत होगा कि एक मीनिंग की कम से कम 6 मीनिंग हिंदी में बताया गया। ये आपको कब प्रॉब्लम होती है, जब आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और अच्छे से हिंदी में सेंटेंस नहीं बन पाता। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आप हिंदी प्रॉपर वे से जानते नहीं हैं। मान लीजिए आई मीन्स मैं, ये आपको पता है लेकिन मैंने नहीं आपको पता है, तो आप कैसे चेंज कर पाएंगे। इसी सुविधा के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर दिया है। ये जो पूरा का पूरा टेबल है इसे आपको कॉपी में नोट डाउन के बजाय इसे आपको लर्न कर लेना है, आपको अच्छी तरीके से इसे याद होना चाहिए। तो आपको फार्मूले के साथ साथ में अगर चेंज ऑफ पर्सन अच्छे से समझना है तो कुछ रूल्स को भी फॉलो करना होगा। पहला जो रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई या वी का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के नंबर मतलब वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का है। तथा केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस के मुताबिक बदला जाता है। ही सेड टू मी, ये जो सेड टू है, सेड टू हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। मी इसका ऑब्जेक्ट है, मी यहां आ जाएगा। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को जैसे हम हटाएंगे दैट का प्रयोग करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ क्या है, आई आया है और आई फर्स्ट पर्सन है और इसको हमेशा हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इसलिए आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। ये ही हो गया। ये एम है, एम वॉज में बदल जाएगा और यहाँ रेडी आएगा। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। अब आते हैं सेकंड रूल पे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदला जाता है। ही सेड टू मी, पहले जैसे सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, मी ऑब्जेक्ट है, मी ले आएंगे। फिर यहाँ देखिए यू आया है और यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है और यू जब भी आएगा इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए यू किस में चेंज हो गया, मी के अनुसार यहाँ आई बन गया और आर किस में परिवर्तित हुआ, वाज में हुआ, लेट। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। तो ये 2 रूल आपको समझना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को
इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन अथवा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है, ताकि इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थ डायरेक्ट स्पीच में सुस्पष्ट हो जाए। कहने का मतलब ये है, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में यू आया है, इसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लेंगे, आप मान लेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन है या तो थर्ड पर्सन है, तभी जाकर के आप इसे चेंज कर पाएंगे। श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर। श्वेता सेड, यहां सेड है, टू नहीं लगा है, टोल्ड में बदलना ही नहीं है, लेकिन यहाँ यू आया है, यू सेकंड पर्सन है, इसको किसके अनुसार चेंज करना था, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो तो है ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ मी है। तो सेड को मैंने जब मान लिया कि यहाँ मी है तो टोल्ड में बदल दिया, फिर यहाँ मी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, इन्वर्टेड कामा को हटाया, दैट का प्रयोग किया, और यू को किसके अनुसार यहाँ आई रखा, क्योंकि जब यहाँ मैंने मी माना तो मी के अनुसार यहाँ आई हो जाएगा। चूंकि ये जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसे हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई टॉट हर सिस्टर, यहां देखिए जो माई आया है, माई फर्स्ट पर्सन, ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये श्वेता के अनुसार चेंज होगा, और यहां क्या हो जाएगा, माई का हर हो जाएगा। अब हम ये तो माने कि ये फर्स्ट पर्सन, यहां मैंने मी माना, लेकिन मान लीजिए हमारे मन में आ जाए हम थर्ड पर्सन मान लें, तो क्या होगा, श्वेता टोल्ड हिम, यहां मैंने हिम माना, मान लेते हैं, जहां जो मी माना था उसके जगह पे अब हम हिम मान लेते हैं, क्योंकि हिम, ही या हिम क्या है, थर्ड पर्सन है। यहाँ जैसे हम ही मानेंगे तो यहाँ टोल्ड आएगा, यहाँ हिम आएगा, दैट जैसे ऊपर आया ऐसे नीचे भी आएगा। फिर क्या होगा, जो यू है, यू को जब हम हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ही टॉट हर सिस्टर। तो इस प्रकार से हमें जब ऑब्जेक्ट का लोप होगा तो हमें फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन मान करके इसे हम चेंज करेंगे। फिर देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हो तो इस वी को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते हैं। कहने का मतलब अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर आई है या वी है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। लेकिन यहाँ जो अगला जो रूल आप पढ़ रहे हैं उस रूल के अंतर्गत ये है, वी आया तो है लेकिन वो पूरे मानव जाति को प्रदर्शित कर रहा है। जहां पूरे मानव जाति को प्रदर्शित करेगा वी, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। कैसे, ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल। ही सेड, उसने मुझसे कहा, वी आर मॉर्टल, हम सब अमर हैं। तो ये क्या है, यहाँ पूरे मानव जाति के लिए आया है वी, इसलिए इसे चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, किसमें चेंज किया, टोल्ड में किया, मी का यहाँ मी आ जाए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, दैट वी आर मॉर्टल, पूरा का पूरा वही सेंटेंस हमने यहाँ कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट मान लेते हैं थर्ड पर्सन आ जाए, तो थर्ड पर्सन आए कोई टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि थर्ड पर्सन को तो हमें चेंज ही नहीं करना है ना। यू सेड शी रोट आ लेटर, यू सेड, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, सेड का सेड आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ जो सी लिखा हुआ है, सी को क्योंकि थर्ड पर्सन मैंने आपको पहले बताया चेंज ही नहीं करना है, सी हैड रिटन अ लेटर,